देखो आप लोग का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है हम लोग को? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है। जैसे इकोनॉमिक्स में आप सुनते होंगे टर्म दो तीन चीज़। एक सुनते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? क्या सुनते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको बोलते हैं हिंदी में आर्थिक वृद्धि, है ना? तो देखो, जब किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। याद रहेगा, है ना? या चाहो तो लिख सकते हो, इंक्रीज जीडीपी ऑफ ए कंट्री लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हिंदी में लिखना लिख सकते हो, किसी भी देश की, चाहे लेक्चर रिकॉर्डिंग है बाद में लिख लेना, सुनो ध्यान से, किसी भी देश की जो जीडीपी बढ़ती है या रहता है रियल जीडीपी बढ़ती है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब रियल जीडीपी एक नॉमिनल जीडीपी होता है, जब आगे पढ़िएगा तो बताएंगे। जब किसी भी कंट्री के जीडीपी को बेस ईयर पर मापा जाता है तो उसे हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। जैसे अभी भारत के बेस ईयर क्या है? 2011-12 और करेंट ईयर क्या है? 2022-23 कहो। तो अगर अभी के प्राइस पर हम जीडीपी को मेजर करते हैं तो क्या कहलाएगा? नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी हम लोग बात की बात है। अब एक सुनते हैं आप टर्म, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं आर्थिक विकास। समझो, क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास इसे कहते हैं। जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और प्लस चेंज होता है तो इक्वल टू होता है, इसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहिएगा सर चेंज क्या? तो चेंज का मतलब बहुत सारा होता है। जैसे उस देश में अच्छा रोड हो, अच्छा पुल हो, अच्छा ट्रेन हो, अच्छी हॉस्पिटल हो, अच्छा कॉलेजेज हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था हो तो उसके हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में बाबू एक टर्म आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली ब्रूनलैंड कॉन्फ्रेंस जो 1987 में हुआ था वहाँ पर से आया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आप सुने होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आप सुने होंगे, लेकिन एक टर्म आया बहु सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी जो विकास हो रही है, इस विकास से बहुत ही नुकसान भी हो रहा है। हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो ऐसा विकास जिसके होने से आने वाले कल पर किसी तरह का बुरा प्रभाव ना पड़े, यानी कि जो पर्यावरण है उस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, उसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आइए हम लोग सीख लेते हैं। क्या पढ़ना आप लोग को? टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं सशक्त विकास। अरे समझिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। हम समझा चुके हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। एक ऐसा विकास जो अभी के विकास होने से आने वाले कल पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। लेकिन जिस तरीके से हम लोग चीज़ें देख रहे हैं लगातार, कैसे देख रहे हैं? देखो इस चित्र से समझो,
हम लोग जिस तरीके से पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं, तो एक समय के बाद ये ज़मीन कोई काम का ना रहेगा। इसका मिट्टी पर, इसका पानी पर, इसका हवा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं, जो आने वाला कल है, उसके लिए नुकसानदेह होगा। तो एक ऐसा विकास जो अभी करें तो इसके प्रभाव ना पड़े, तो नवजात शिशु है, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विथ प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। क्लियर है? विथ प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर। अब ये संभव कैसे होगा? तो कह रहे संभव होगा कि हम लोग खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, रूरल डेवलपमेंट बचाव उसमें। जब लोग जो क्लासिकल तरीके से जो खेती करते थे, गनौरा का उपयोग करते थे, है ना, तो ये सारे मैन्यूर्स का उपयोग करते थे, गोबर का उपयोग करते थे, या एक नया चीज़ भी आया हाइड्रोपोनिक प्लांट्स, जिसका खेती मिट्टी में नहीं होता बल्कि पानी में होता है। आप लोग नहीं जानते हैं, नाम सुने नया हाइड्रोपोनिक प्लांट। ऐसा खेती देखें टीवी पर। इसमें एक देख रहे हैं, ये पाइप में, इसमें एक नारियल का छाला जो होता है उसके अंदर खेती होता है। इसमें आपका बंदा गोभी, इसमें आपका कुकुम्बर, इसमें आपका धनिया का पत्ता, इसमें सब कुछ होगा, जिसमें किसी तरह का सल्फेट का उपयोग नहीं होता है। आई बस में। तो अगर इस तरह से इस सारे टेक्निक को अपनाएं, जो कि आने वाला कल के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा ना। जिस तरह से पेट्रोल की हमारे पास सीमा है, कोयला की हमारे सीमा है, तो लोग सोलर प्लेट की ओर जा रहे हैं, बात नहीं करो। तो एक ऐसा विकास कि हम चयन करें जिसमें आने वाले कल पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। जैसे लगातार हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं तो उससे हमारे इन्वायरमेंट में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अगर सोलर को एनर्जी में कन्वर्ट का उपयोग करते हैं तो इस पर इन्वायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आप लोग आ गया होगा। हिंदी में भी है बाबू, सतत विकास को भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना किसी देश की आर्थिक विकास के दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आर्थिक विकास के नाम पर पर्यावरणीय क्षति की कीमत भूमि क्षरण, आर्थिक जो विकास हो रही है, सॉइल इरोजन, और क्या है ना, या फिर वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कैसे है, हम आगे और दिखा रहे हैं, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सारा चित्र हम चित्र से समझिए किस तरीके से हमारा अभी जो विकास हो रहा है उसका बुरा प्रभाव हम पर पड़ रहे हैं। इसको हम लोग ज़रा चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, हम पहले यहाँ ले चलते हैं, फिर आप लोग पीछे आएंगे, क्योंकि इसमें हम दिखलाए हैं कि किस तरीके से हमारा जो अभी का विकास है, ये देखिए हम इस सब आगे डिस्कस करेंगे। देखो, अभी जो विकास हो रहा है उस विकास का ही नतीजा है कि गंगा किनारे कचरा, इस विकास का नतीजा है जो गंगा बगल में बहती है पटना में, देखो एक सारा कचरा जाता है गंगा में, उसमें आप नहा कर शुद्ध हो जाते हैं, महाशुद्ध हो जाते हैं। समझ रहे हैं कितनी बीमारियां फैलेगी? उसमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं फैक्ट्रियां का, इसमें फैक्ट्रियों के केमिकल्स होते हैं, दिखा रहे हैं कितने कचरा सब जो है आपका नदी किस तरह से हमारा ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के केमिकल से नदी में बहती है। इसमें जो जीव जंतु हैं जिसको खाते हैं मछली के रूप में, वो भी दूषित है, उससे तरह की बीमारियां हो रही है। इससे आने वाला नस्ल आपका खराब हो जाएगा। अगर इसको नहीं रोका गया तो भयानक परिणाम के लिए तैयार रहें, जैसा कि आने वाला कल में हम लोग देख रहे हैं। उत्तराखंड में देखे, सीरिया में देखा है कि नहीं? तो हम अगर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पर्यावरण भी हमारे साथ खेल जाएगी। इसलिए हमें प्रकृति को जो रूप है उस रूप को रहने दें। नदी को लोग छोटा होते जा रहे हैं लेकिन नदी जब अपना रास्ता खोजेगा तो आप सभी को, हम सभी को समेट कर ले जाएगा। इसलिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए भी भारत सरकार और दुनिया की अलग अलग सरकारों के द्वारा कहा गया है कि भाई आपका जो है ग्रीन फाइनेंस का कंसेप्ट आया है। ग्रीन फाइनेंस का मतलब है कि कैसा वित्त
है ना, एक ऐसा वित्त प्रबंधन जो अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट करता है, ऐसा इंडस्ट्री लगाएगा जिससे इन हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव ना पड़े, उसके लिए जो पैसे दिए जाते हैं, शुद्ध हिंदी में समझो, उसे ग्रीन फाइनेंस का नया नया टर्म है। हम पहले भी वीडियो कुछ बनाए थे, शायद आप लोग इग्नोर कर दिए थे, अब जाकर देखिएगा। क्लियर? बिकॉज दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स ओनली, दिस इज ज्योग्राफी, एंड दिस यू हैव टू स्टडी इन 12th आल्सो। इसको वहाँ भी पढ़ना है। क्लियर है? तो हम लोग एक एक लाइन करके समझेंगे पूरा डिटेल में। चित्र इसलिए दिया गया क्योंकि आप देख रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके से हमारा पर्यावरण लगातार दूषित हो रहा है। ठीक है, किस तरह से हमारा पर्यावरण लगातार दूषित हो रही है, और हम आगे और एक एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले पेज पे आते हैं, एक एक पॉइंट समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा ये हमारा। ठीक है, देखो यहाँ तक हो गया था। देखिए कौन कौन से, जैसे देखिए फैक्टर्स सच एज एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन विच हैव काउज्ड डिसप्रोपोर्शन इन द मैन्स इन्वायरमेंट which if unchecked are sure to endanger life on earth। यदि हम लैंड पोल्यूशन, यदि हम वाटर पोल्यूशन, यदि हम नॉइज पोल्यूशन को नहीं देखेंगे तो भयानक परिणाम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, द बेसिक काउज ऑफ दिस पोल्यूशन इज एवर इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हुज रिक्वायरमेंट। हमारी जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, वो जनसंख्या बढ़ने के कारण हम रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है वो ज़रूरतें हमारी पूरा नहीं कर पा रही है। लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगल कट रही है, शहर बस रहे हैं, गांव खत्म हो रहा है, शहर बसाए जा रहे हैं। तो हम जो CO2 इमिट करते हैं, जो उत्सर्जित करते हैं, उसका ऑब्जर्व कौन करेगा? लगातार रोड चौड़े हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, उस मात्रा में पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, अनहोनी घटनाएं लगातार घट रही हैं, हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं जिसे, अन्योन्याश्रय संबंध कहते हैं। सभी जीव का रहना जरूरी है क्योंकि हर किसी का एक दूसरे के साथ क्या आपका संबंध है। इसका हिंदी में देखो, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हमारा जो है बड़ा ही असंतुलन पैदा कर रही है, और यदि इसे हम नहीं रोका गया तो इसके भयानक परिणाम हमें देखने को मिलेगा। एक मिनट, ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं। और इसके अलावा भी है जो हमारे मनुष्य हैं, यानी कि मैन क्रिएट्स डिसइम्बैलेंसेज इन द सराउंडिंग्स बाय द अनवाइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। प्लस हमें लंबी अवधि में अधिक प्रॉफिट मिले, लगातार हम पेड़ों को काट रहे हैं। एक रिपोर्ट में देख रहे थे कि पहले, आज से 30-35 साल पहले, कि दिल्ली में जो है, जो वाटर्स है, ड्रेनेज है, बोरिंग करके पानी को नीचे डाल देते थे, नाली के पानी, नीचे का पूरा पानी गंदा हो गया। उन लोग तो एंजॉय किए, लेकिन आज देखिए, आज वहाँ का नीचे का पानी गंदा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बताए? एक ऐसा विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विद प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसलिए लगातार बहुत सारे NGO सरकार के स्कीम चलाए जा रहे हैं, जंगल नहीं काटी जाए, जंगल को बचाई जाए, पेड़ को लगाया जाए। यदि पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो घर में 10-20 गमला ही रखिए। अब रख के देखिए, आपका देखते होंगे कि अगर आपका घर बनाए हैं तो घर में आगे 5 फीट छोड़ दीजिए, और 5 फीट छोड़ने के बाद वहाँ पे अशोक का पेड़ लगा दीजिए, पपीता का पेड़ लगा दीजिए, केला का पेड़ लगा दीजिए, आपको खुद अच्छा लगेगा, नेचुरल लगेगा। इसलिए नेचुरल ब्यूटी ज़रूरी है, नेचुरल ब्यूटी में ही लाइफ है। इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, याद रखिए।
यदि इन्वायरमेंट नहीं होगा तो लाइफ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम आगे बताएंगे इन्वायरमेंट क्या है, हम उस पर भी आएंगे, फिर इस पर हम बताएंगे। क्योंकि टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्न विद प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। बिना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कामना नहीं कर सकते हैं, है ना। देखिए द ब्रूनलैंड रिपोर्ट पब्लिश 1890-87 शुरू में बता दिए थे बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट क्वाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम शुरू में बताए थे, क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा हु क्वाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो क्या जवाब दीजिएगा बाबू? ब्रूनलैंड रिपोर्ट। कब 1987 में बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन। 3 क्वेश्चन बन गया। ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट क्वाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिफाइन इट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आप अपनी ज़रूरतें पूरा करें, आप पेड़ काटें, 5 काटें 25 लगाएं, तभी तो 5-10 बचेगा। लेकिन यहाँ लगातार कट रहे हैं, लग कहाँ रहे हैं, और लग रहे हैं तो अपने स्टेज तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये हमारी समस्या है। क्लियर? तो क्लियर समझ गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट कौन दिए? द ब्रूनलैंड रिपोर्ट। कब? 1987 में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन। क्या है? इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर इन्होंने नया टर्म दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका हिंदी है, हिंदी तो हम बोल ही दिए हैं, वो चीज़ में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा आज। आगे आते हैं, अब देखते हैं कि हमारा रिलेशनशिप ऑफ माइंड्स एंड इन्वायरमेंट, मनुष्य का और पर्यावरण में क्या संबंध। पहले तो वह इन्वायरमेंट है तो लाइफ की कल्पना मत करो। इन्वायरमेंट नहीं है, चांद पे जाते हैं, क्या चांद पे इन्वायरमेंट है? इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटिक एंड वाइटिक एलिमेंट्स, जहाँ पे सजीव निर्जीव दोनों होंगे। पढ़ते थे ना, बायोटिक मतलब हम, आप, पेड़ पौधे। एबायोटिक मतलब पहाड़, मिट्टी, जल। ठीक है, ये सब आपके हम आपको बताएंगे। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज, डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मैन। अगर जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है ये अगर इम्बैलेंस है तो इसका संबंध मनुष्य से है। लगातार हम गंगे के पानी को गंदा कर रहे हैं, इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। कितने जानवर पानी को पी जाते हैं, गाय पी जाते हैं, उसके दूध को अब पीते हैं। उसमें पलने वाले मछली होते हैं जो बाज़ार में बिकते हैं, उसको अब खाते हैं। घर में पूजा करते हैं, उस गंगा के पानी को लाते हैं, चरनामृत में मिला देते हैं। आप घर से नहा के आते हैं, एक डुबकी और लगाते हैं गंगा में शुद्ध होने के लिए। अब पता नहीं शुद्ध होइएगा कि विशुद्ध होइएगा, ये तो हम पढ़ा रहे हैं, उसके आधार पे बता रहे हैं। ये सारे चीज़ें यू आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग, दिस इज द मैटर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब जाके देखिए नदी में इस तरह की चीज़ है कि जो बताएं, इस तरह का जो भी दिखाए थे पिक्चर थोड़ा देर पहले, इस तरह की चीज़ें होती है जिससे हमारा इन्वायरमेंट बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। और अगर हम इन्वायरमेंट को, अगर हमें विकास चाहते हैं, फ्यूचर वाले हमारे जो फ्यूचर सही सलामत रहे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने को सोचना होगा। अब तो कुछ सुधार हुआ है, गाड़ी वाला और ज़रा कचरा उठा ले करके, नहीं तो महीनों दिन कचरे नहीं उठते थे, कितनी बीमारियां फैलती थी। और एक गंदगी जो है, अभी नहीं बताए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में एक पैरामीटर सैनिटेशन भी बताए थे, सफाई सुथरा। हमारे शहर से ज़्यादातर लोग शुद्ध गांव में रहते हैं, डेली झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन शहर में इतनी सारी गंदगियां देखने को मिलती है। छोटे बड़े शहर में, शहर के किनारे नाली है, नाली खुला हुआ है, कचरा निकाल के रख दिया तो 3 दिन तक रोड पे ही है। इस तरह की चीज़ों को देखने को मिलती है। तो हमारा हमें आगे और डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहले देखिए कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबल, इसको हम अलग से और डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि सशक्त विकास के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले है कि हमें प्रोग्रेस के बारे में,
जैसे प्रोग्रेस यूज करते हैं ना, तो प्रोग्रेस मतलब पैसा प्लस चेंज, उसमें सैनिटेशन भी आता है। दूसरा है कैपेसिटी टू मेजर इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, हमारे यहाँ गरीबी है, गरीबी के कारण भी डिफॉरेस्टेशन होती है। बहुत सारे लोग देखते होंगे जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचते हैं। और हमारे के यहाँ कैपेसिटी टू एडाप्ट शॉक्स, ये सब बताएंगे आपको, और कैपेसिटी टू ग्रोवन कैपेबिलिटी, ये सारे चीज़ इसके बाद बताएंगे इन्वायरमेंट के बाद। चूँकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक बार फिर से वापस आएंगे, लेकिन पहले समझिए इन्वायरमेंट क्या होता है, क्योंकि ये जब पूरे समझ जाएंगे तो फिर से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फैक्टर्स पर हम लोग बात करेंगे। तो देखो, ऐसा कि हम शुरू में बताए थे, इन्वायरमेंट क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। Environment can be defined as sum total of living and non-living. Living मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, और उसका एलिमेंट हमारे ज़िंदगी को प्रभावित करती है। वाइल ऑल लिविंग्स और एबायोटिक, देखो यहाँ पर ऐसे बोले भी हैं, समझा भी दे रहे हैं। लिविंग और बायोटिक एलिमेंट एक ही है। और क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, फिशरीज, बर्ड्स। नॉन लिविंग क्या है, और एबायोटिक क्या है, इंक्लूड्स वाटर, लैंड, सनलाइट, रॉक्स एंड एयर। कोई दिक्कत? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, बन जाएगा क्वेश्चन। चूँकि आप लोग का टेस्ट हम नहीं लिए हैं, सिर्फ हम ही नहीं लिए हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सिलेबस बचा हुआ है, पूरा करना है, इसलिए हो जाएगा। समय हमारे फरवरी है, टॉपिक इसमें 2-3 है, इसलिए हम PDF बना देते हैं कि आपका थोड़ा जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ऐसे PDF का उपयोग हम बड़ा कम करते हैं, लेकिन करते हैं, सिखाएं हम ही हैं। तो ज़रूरी कभी कभी होती है कि टारगेट होता है ना, तो चीज़ों का समय है, लेकिन मेरा PDF बड़ा बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपको दोनों भाषाओं व किसी तरह की दिक्कतें आपको नहीं आएगी। स्टैटिक्स में तो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, उसका भी PDF बना दी, जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको पहले कंप्लीट कर ले। आज इतना और इसके बाद कल कर लेंगे, जितना आज तक होगा बाकी कल कर लेंगे। देखो आगे कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में किसी को? आइए देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, बहुत छोटा छोटा वर्ड है। एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक क्या होता है, जैविक। ऐसे इसको निर्जीव, ऐसे को सजीव कहते हैं और निर्जीव कहते हैं हिंदी में, है ना। हम बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सजीव, इसको बोलते हैं निर्जीव। ये हम इसका डिस्कस कर दिए हैं, इसमें कुछ और डालना था, नहीं डाल पाए, आगे डालेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक। चित्र से समझिए, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, सभी लोग हैं, इसमें ह्यूमन नहीं है, आगे बताएंगे। देखिए, बायोटिक्स कंपोनेंट्स क्या इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, डिकम्पोजर्स। नॉन लिविंग्स कंपोनेंट्स इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड, फूड चैन इज ए चैन इन एन इकोसिस्टम, है ना, इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर एबायोटिक एलिमेंट्स में आपका वाटर्स है, सनलाइट है, हम सब बता चुके थे, बस उसका इसी का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब बताओ, सुनो जी, बायोटिक और एबायोटिक में कोई दिक्कत, सजीव निर्जीव कोई दिक्कत? और इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड नॉन बायोटिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब आ जाओ, अब समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, और इन्वायरमेंट हमारा जो है ना, कुछ चीज़ों को छोड़कर सब अपने आप में समाहित कर लेती है रिसाइकलिंग के द्वारा। ये शरीर 5 तंत्र का बना हुआ है, इस मिट्टी से, कहते हैं हम लोग धर्म में पढ़ते हैं, इसी में मिल जाता है। लेकिन इन्वायरमेंट रहेगा तब ना, जितने सारे ग्रह पे हम लोग पहुँचे, मंगल पर, चांद पर, इन्वायरमेंट नहीं है। कहते पानी का होने का सबूत मिला, मिट्टी मिला, मिट्टी मिलने से थोड़ी इन्वायरमेंट है। पहाड़ भी है, मिट्टी भी है, पेड़ पौधा नहीं है। तो पेड़ पौधा अगर जहाँ होगा मतलब इन्वायरमेंट है ना, हमारी इन्वायरमेंट है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हम देखो, इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्दी लिविंग्स एंड द को एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। कह रहा है जो हमारा पर्यावरण है, स्वस्थ जीवन और गृह पृथ्वी पर जीवन के लिए अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इन्वायरमेंट ना हो तो हम जिंदगी की कामना ही नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई अगर खत्म होती है
तो लाइफ हमारा नहीं बचेगा। दोनों में से कोई खत्म होती है, लाइफ हमारा नहीं बचेगा। इसलिए यदि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हमारा फ्यूचर्स लाइफ सेव है। क्लियर? चलो ठीक है, इसी से दिक्कत आ रही थी। अब देखो हम लोग एक कन्वर्ट करके समझते हैं, समझाने का बहुत आप लोग को छोटा सा पढ़ना है, लेकिन बहुत विस्तार से बताए हैं। और इन फ्यूचर जब किसी टॉपिक को प्रेजेंटेशन दीजिएगा तो इसी तरीके से बनाया जाता है। ये तो बहुत कम समय में बनाए हैं, और जितना अच्छा इसको बना सकते हैं। आप लोगों को पीपीटी बनाने आता है? नहीं आता है? देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण का महत्व। प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। लैंड कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से। लेबर कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से। पूंजी कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से। एंटरप्रेन्योर हम हैं, मुकेश अंबानी, कहाँ से? इन्वायरमेंट से। यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सब किसकी देना है? इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट का हमारा महत्व है। इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, हम पहली बार रहे हैं। इन्वायरमेंट है तो लाइफ है। इन्वायरमेंट एसिमुलेट वेस्टेज। जितने वेस्टेज होते हैं इन्वायरमेंट अपने हाथ समाहित कर लेते हैं रिसाइकलिंग के द्वारा, प्लास्टिक को छोड़कर। इसीलिए कहते हैं प्लास्टिक बंद करो। पेपर को रिसाइकलिंग कर लेती है, उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो इन्वायरमेंट हमारा जितनी सारी गंदगियां हैं सब रिसाइकिल कर लेती है। आप देखते होंगे मुंबई में देख रहे थे कि नाली के पानी को ही फिल्टर करके फिर से आप ही लोग को पिला देता है, पता नहीं चलेगा। अब क्लोरीन डालेगा क्या डालेगा, लेकिन पीते तो हैं लोग। गंगा के जमुना के पानी को स्वच्छ करके आप लोग को पिलाया जाता है, हम लोग उसको पीते हैं। क्लियर? इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयर, अच्छा इन्वायरमेंट ना बोले, वेलफेयर की काम करें। उसमें पार्क लगाना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना। बोलते हैं अच्छे पार्क होने चाहिए। शहर में इतनी आबादी हो गई, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन गए, अब घूमने कहाँ जाएं? तो लोग पार्क बना रहे हैं शहर के बीच में, जहाँ से लोग घूमने जाते हैं, वहाँ जहाँ अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। किसी गांव के बगीचे में जाते हैं तो आज भी गर्मी नहीं लगता है, गर्मी के समय में भी। लेकिन यहाँ गर्मी लगते हैं कि कितने सारे हमारा जो यूज हो रहा है एयर कंडीशंस, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसका जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज इमिशन हो रहा है, विसर्जित हो रहा है, वो हमारे जो है क्या उसको बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमारे तरफ बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है लगातार हमारे टेम्परेचर है अर्थ का बढ़ते जा रही है। क्लियर? उसके बाद आपका फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोटेक्शन हम की बात करते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट हम भविष्य को, ज़िंदगी को सेव कर सकते हैं। एक टर्म सुनते होंगे, व्हाट इज इन्वायरमेंटल क्राइसिस? पर्यावरणीय संकट क्या है? तो देखो, बेसिकली इन्वायरमेंटल क्राइसिस रेफर टू सिचुएशन व्हेन एन इन्वायरमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ सस्टेनेंस। जब पर्यावरण अपना काम करने, जैसे कि बेमौसम बरसात हो जाना, बेमौसम ठंड आ जाना, ये सब है हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस का नतीजा है। पानी नहीं आएगा, अचानक पानी खूब पड़ेगा। अब जब हमारा इन्वायरमेंट सही रहता है तो उसका टाइम बंधा हुआ है। इन्वायरमेंट नहीं सही रहने पर वैज्ञानिक भी अपना एस्टिमेट करने में उनका जो यंत्र है वो गलती कर देता है कि भाई अभी देखिए तुर्की में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके पीछे क्या कारण है? इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए गए, मिट्टी की नहीं जांच की गई साइंटिफिक तरीके से, और हम लोग जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना देते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि एक बिल्डिंग ढहा है, बगल वाला बिल्डिंग नहीं ढहा है। क्लियर? तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे देखिए क्या क्या कारण है। कुछ बीडी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब किसी भी देश में बर्थ रेट अधिक हो और डेथ रेट कम जाए, तो होता क्या है, आज़ादी के बाद
हमारे के मेडिकल सुविधाओं का बड़ा ज़बरदस्त विकास हुआ है और मेडिकल सुविधाओं में वृद्धि के कारण बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट कम गया, लेकिन बर्थ रेट उतना नहीं कमा, जिसके कारण जनसंख्या लगातार बढ़ती गई। तो इस तरह की सिचुएशन कभी देखे हैं आप? टीवी में देखे होंगे, हो सकता नहीं देखे होंगे, कुछ लोग सच में देखे होंगे। ये देख सकते हैं कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण हम इस पर चढ़ते हैं, ऊपर करंट होगा, कितने लोग मारे जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, ना तो प्रकृति ना तो सरकार उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। देखिए इकोनॉमिक्स में सबसे पहला लाना है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, वी कांट फुलफिल द ड्रीम्स और द डिजायर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑन अर्थ। धरती के साइज को बढ़ा सकते हैं क्या? धरती ने जो हमें रिसोर्सेज उसको बढ़ा सकते हैं क्या? तो आगे पढ़िएगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ को तो हम बढ़ा सकते हैं लेकिन कुछ को हम नहीं बढ़ा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। एक बहुत बड़ा कारण है द हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एडवर्सली इफेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारा लगातार जनसंख्या वृद्धि हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। इट इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज बट देयर सप्लाई इज लिमिटेड। जैसे जो हमारा पेड़ है, पौधा है, अनाज है, इसका जो सप्लाई है लिमिटेड है, लेकिन डिमांड बढ़ते जा रही है, जिसके कारण जो है हमारा रिसोर्सेज है उसका मिसयूज लगातार बढ़ते जा रही है ना। वह देखिए राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब है कि 4 चीज़ होता है, पहला कंजम्पशन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्शन होगा तो इंडस्ट्री लगेगा, इंडस्ट्री लगेगा उससे गंदगी फैलेगा, है कि नहीं। कंजम्पशन अधिक होगा, डिमांड अधिक होगा, डिमांड गाड़ी का डिमांड होगा, गाड़ी का डिमांड बढ़ेगा, पोल्यूशन अधिक होगा, पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा, डीजल का डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई तो है नहीं, है कि नहीं। और इन सभी चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा तो फैक्ट्री का डिमांड बढ़ेगा, और फैक्ट्री का डिमांड होगा तो कचरा इसी तरीके से आएगा। एक देखो यहाँ पे देखो जितनी सारी हमारी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, नाम सुने होंगे, रिस्पाना नदी का नाम है ना, क्या है? सिप्रा नदी का नाम है, गोमती नदी का नाम है, साबरमती नदी का नाम है, और वृषवनती क्या नाम है? वृषनवती नदी का नाम है, और उसके बाद है गंगा नदी का नाम है, और यमुना गंगा नदी का नाम है, इंदिरा यानी गंगा नदी का नाम है। तो देख रहे हैं कचरा, रिस्पाना लग रहा लड़की का नाम है, कैसी गंदगी फैला कर रखा है सब, है ना। और सिपरा है, यमुना ठीक है, देखने में ठीक है, लेकिन कचरा देख गिर रहा है ना, कचरा गिर रहा है ना, देखो यहाँ फेन बना हुआ गंदगी से पूरा सब कचरा है ना साइड में, देखो ये सब कचरा है ना। नदी के किनारे कचरे सब फेंक दिए हैं, और कचरा जब होता है तो फेन जैसा दिखता है पानी आने पर। जमुना तो और सबसे पोल्यूटेड नदी माना जाता है कि नहीं। गंगा में तो देख रहे हैं, गंगा की कहानी आगे भी दिखाएंगे आपको। जितने सारी नदियां हैं लगातार हमारा प्रदूषित होते जा रही है। क्यों? तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, नए नए चीज़ों की डिमांड के कारण नए नए इंडस्ट्री लगाना पड़ रहा है। क्लियर? उसके बाद देखो ये तुम्हारा हाल है नदियों का, बना हुआ लाश पड़ा हुआ है, प्लास्टिक है, कैसे लोग रहते होंगे, क्या इसका प्रभाव होगा। ये आपके घर घर तक जाते हैं, कुछ बेचते हैं, आपसे ख़रीदते हैं, ये प्लास्टिक चुनता है, आपके घर के पास भी आते होंगे, इफेक्ट है ना, इन्फेक्टेड होगा। तो देख रहे हैं ना, ये तो देखने को मिलेगा, घूमिए ना आप, ये तो कहीं से हम लिए हैं भाई ना, ये है तभी तो लिए हैं। इस तरीके से हमारा जब पर्यावरण दूषित हो रही है, देखें इंडस्ट्री के कारण, देखें तुम्हारा गंगा, ये गंगा इस तरह का सीन देखना है तो चले जाओ NIT के पास, NIT के पहले कृष्णा घाट के पास मिलेगा देखने को सीन, फ़ोटो खींच लेना, बोलना सर ठीक बोल रहे थे, है ना। देख रहे हैं ये सारी गंदगियाँ फैल रही हैं। इस तरीके से हमारा वाटर पॉल्यूशन, इस तरीके से हमारा एयर पॉल्यूशन, हमारा साउंड पॉल्यूशन। हालांकि सरकार इस पर कुछ
कार्रवाई भी करती है। 10 बजे बैंड नहीं बजाएं, कुछ बैंड बाजा के देख, बहुत बड़े बड़े शहरों में बैंड बाजा पर रोक लगा हुआ है, जनरेटर पर रोक लगा हुआ है। वहाँ जो है पेट्रोमैक्स में बाराती निकालते हैं। मेरे को मुंबई जो पहले लाइट नहीं होता था पेट्रोमैक्स, उसमें एक करासन तेल से जलता था, लाइटिंग के लिए मरकरी का लाइट तक दिखता है। कल हम उस पर फिगर लाएंगे पेट्रोमैक्स का, दिखाना चाहिए तुम लोग को, तुम लोग नए जनरेशन के लोग हो। और हम लोग जब गए तो बोले यहाँ तो और धुंधड़का होना चाहिए रोड पे, तो सिंपल है। तो बोले हाँ अलाउड नहीं है मुंबई में, कलकत्ता में, हालांकि पटना में अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ लोग धुंधड़का कर ही लेते हैं, पहले से लोग कमाए। अब देखो बाबू, हमारा अर्बनाइजेशन हम शुरू में बताए थे, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। पटना में जो गांव था सब शहर हो गया। मुसल्लेपुर हाट है, उधर बैरिया है, और संपतचक है, दानापुर के अंदर राजा बाजार का अलग का इलाका हो गया, सगना मोड़ हो गया। चारों तरफ जो गांव था सब शहर बन गया, और चारों तरफ जो खेत था सब बिल्डिंग खड़े हो रहे हैं, एक से एक अपार्टमेंट बन रहे हैं, जिसके कारण जो है हमारे के यहाँ इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज हो रहे हैं। और गांव में काम नहीं है तो लोग शहर की ओर भागते हैं। एक नमूना है, लोग शहर की ओर जाते दिख रहे हैं। इस तरह लोग कमाने के लिए शहर की ओर जाते हैं। और हर चौराहे पर, इससे पहले कि वीडियो मैंने छोटा अपलोड किया था, देखिएगा गांधी मैदान में देखिए चारों तरफ लोग फैला कर रखे हैं गंदगी। इस गांव से आते हैं, जंगलों में रहने वाले आते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। बड़े बड़े पुल हैं आपका राजा बाज़ार में, देखिए सब पुल के नीचे सब बस है। अगर हम लोग गलती से मोटरसाइकिल लगा दें तो चालान कट जाएगा। वो लोग रात गुजारते हैं, कहाँ जाएंगे? जेल जाइए, चलिए वहाँ भी चलते हैं। जेल में कोई दिक्कत नहीं, उनको अच्छा खाना मिलेगा वहाँ से, वहाँ आईवस में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। बेसिकली जो द टॉपिक विच आई एम टीचिंग यू इज़ नॉट प्योर इकोनॉमिक्स, कल्चर अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्या इकोनॉमिक्स? लेकिन हम समाज को जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा देश कभी सुधरने वाला नहीं है। और समाज को सुधारने के लिए जब कोई गलत काम करना शुरू करता है, गलत तरीके से इनहेबिट करता है, रहना शुरू करता है, उसी समय से उस पर रोक लगाना चाहिए, तभी समाज का विकास तीव्र गति के साथ होगा, अदरवाइज रुक जाता है। क्लियर? अब है एक कारण है डिफॉरेस्टेशन। लगातार जंगल कट रहे हैं, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए। सुंदरवन जैसे जैसे ना जाने कितने वन थे, कट गया और शहर में तब्दील हो गया। नाम है सुंदरवन, कुछ नहीं वहाँ पे, न वन है न सुंदर है, बस अपार्टमेंट है। गोपालगंज में था एक जगह है, वहाँ कभी खूब जंगल होता था, पता चला, लेकिन सब लगातार कट गया, कुछ बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर इलाका जाइए, बहुत सारे पेड़ होते थे, सब अपार्टमेंट में तब्दील होते चला जा रहा है। इस तरह से जंगल जो है लगातार कट रही है, और उस मात्रा में हमारे प्लांटेशन नहीं हो रही है, जंगल नहीं लगाए जा रहे हैं। इसका नतीजा आप देख रहे हैं, आए दिन इसका डिस्कवरी पर भी बहुत सारा न्यूज़ वगैरह आते रहता है। और एक चीज़ है कि हम लगातार प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। कीड़े मकोड़े मारने वाले दवा को पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, जिसका प्रभाव हमारे मिट्टी पर हो रही है। वो मिट्टी दूषित हो रही है, वो मिट्टी क्या हो रही है? दूषित हो रही है। और दूषित मिट्टी से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना होगा। क्लियर? तो ये सारे हमारे बेसिक बातें थे कि जो इन्वायरमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपको इन्वायरमेंट पूरे समझ में आ गई। इन्वायरमेंट देखिए, इन्वायरमेंट का हमको विद्वान नहीं बनना है। इन्वायरमेंट क्या है समझ गए, बायोटिक क्या है समझ गए, एबायोटिक क्या है समझ गए, इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या हम लोग समझ गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्वायरमेंट क्राइसिस क्यों है, ये भी हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से, करेक्टराइजेशन से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये पूरी तरीके से समझ में आ गया। इस पीडीएफ को हम शेयर कर देते हैं, वीडियो भी आप देखना होगा दोबारा देख लीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट हम कल आप लोग को बता देंगे, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और हेल्थ थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हेल्थ पे अलग से हम लोग प्रजेंट हेल्थ कंडीशन इन इंडिया बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको बता देंगे। दोनों चैप्टर कंप्लीट। और एक है कंपैरेटिव एनालिसिस इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तो उसको भी इसी तरीके से ज़्यादा क्लियरिटी होगा आप लोग को। क्लियर? तो ये 3 चैप्टर कंप्लीट। उधर बच गया रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हम लोग इतना करने के बाद आ जाएंगे थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल वाला पार्ट पे।
अब तब तक इसको जितना पढ़ाए हैं पढ़िएगा और टेस्ट की तैयारी कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा। क्लियर? आज यहीं तक रखते हैं।